Hello students, welcome to Aditya classes Patel Nagar and very welcome to our part 2 of chapter number 2 जो कि हमने पिछले क्लास में शुरू किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज जो है हम सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ एक सिंगल ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, उसको हमने कवर कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप भी एक तरह का बिजनेस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले किसी भी टॉपिक का जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप जो है ये किस एक्ट से गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952 से। किससे गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ये एक एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, जिसमें हम कहते हैं द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव, और किसके अकॉर्डिंग? इन अकॉर्डेंस या अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्री करते हैं कि वो बिजनेस कैरी करेंगे। कितने लोग? 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग। मैंने पिछले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लियर कर दिया था कि जहाँ सिंगल ओनर होगा, एक ओनर होगा, वहाँ क्या हम कहेंगे उसको? सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। ये कौन कहता है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। कहता है कि या तो मिनिमम कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप शुरू करने के लिए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होने चाहिए। तो यहाँ वही डेफिनेशन कह रहा है। तो द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, अब पर्सन्स कितने होंगे? या तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 50 से कम होने चाहिए। 50 या 50 से कम, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वो उन पर्सन्स ने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उसको वो जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है carried on by all और any of them acting for all। ये तो समझ में आ गया कि ऐसा बिजनेस जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री किए कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर कैरी कौन कर रहा है? या तो सब कैरी कर रहे हैं, सब उस बिजनेस को चला रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को समझिएगा आप जरा सा। सपोज 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, ए, बी एंड सी। एक कोई प्रोजेक्ट आया पार्टनरशिप में जिसको सिर्फ ए ने चलाया, उस पर काम किसने किया? ए ने। बी की तबीयत खराब थी, उसने काम नहीं किया, और सी ने भी किसी रीज़न से काम नहीं किया, पर उससे प्रॉफिट आया। सपोज 1000 प्रॉफिट आया, तो ये जो 1000 प्रॉफिट आया क्या सिर्फ ए लेगा या बी और सी को भी मिलेगा?
काम तो सिर्फ ए ने ही किया है, पर यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल। अगर तीनों करता काम तो तीनों पैसा लेता, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक भी पर्सन काम कर रहा है तो वो सब के लिए काम कर रहा है, वो सब के लिए, एक्टिंग फॉर ऑल है, वो सब के लिए काम कर रहा है। तो कितना भी प्रॉफिट हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर्स पे। भले ही वो दोनों पार्टनर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है बिजनेस में, पर तीनों पार्टनर को जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही कहता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि सारे पार्टनर्स में से जो लोग पार्टनर्स, एक दो या दो पार्टनर्स ने काम किया और कुछ पार्टनर्स ने काम नहीं किया, प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुए, फिर भी जो प्रॉफिट आएगा वो सारे पार्टनर्स को मिलेगा, उस पर सारे पार्टनर्स का हक है। ये मेन पॉइंट है ये फीचर्स में, ठीक है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है एक एक्ट से गवर्न हो रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप किसी एक्ट से गवर्न नहीं हो रहा था, किसी एक्ट से गवर्न नहीं हो रहा था, पर ये एक एक्ट से गवर्न हो रहा है, जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, रिटन है। और वो एक्ट कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको जुबान पे याद होना होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट, उसका ईयर, ये सब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपको जुबान पे याद रहना चाहिए। ऑन द माउथ, टिप ऑफ द माउथ, आपको रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव। आप जानते हैं कि डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? फीचर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, और फीचर्स के बाद उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं? मेरिट और डीमेरिट। तो आइए फीचर्स की तरफ चलते हैं। पेज 2 पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, फीचर्स डेफिनेशन से ही निकला है, ठीक है। तो फीचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन की। देखिए, याद कीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसका फॉर्मेशन इजी था, क्योंकि उसमें हमें किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं करना था, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, कोई एक्ट नहीं था जो उसको गवर्न करता था। पर यहाँ पार्टनरशिप के केस में कुछ बातें अलग हैं। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना होगा। देखिए, आप अकेले काम कर रहे हैं, आगे जाके क्या होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप सोल ओनर है। पर जब 2-3 लोग या 50 तक लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो बिजनेस में ऑब्वियस है कि कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपकी बातें मैच नहीं करें, और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों में। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से चीटिंग कर सकते हैं, चीटिंग हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो ये सबसे बचने के लिए एग्रीमेंट यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हमें पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट में इंटर करना होता है, ठीक है। एक पार्टनरशिप डीड बनता है। क्या बनता है एग्रीमेंट में? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? अगर बहुत ही उसको अच्छे से जानना और डिराइव करना हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या आगे की क्लास में 12 तक आपको ये सब आ जाएगा पढ़ने के लिए। पार्टनरशिप डीड के बारे में भी आपको पढ़ना है, अकाउंटेंसी में भी पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे। पर अभी मैं आपको उसका एक आइडिया दे रही हूँ पार्टनरशिप डीड का। उसमें जैसे कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है ना, लिखा होता है कि आपका पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है, पर्पस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस आपका क्या है, कहाँ पे आपका ऑफिस है, उसका प्लेस मेंशन होगा, ड्यूरेशन मेंशन होगा कि कितने ईयर के लिए आपने सोचकर पार्टनरशिप जो है वो शुरू किया है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा। किस पार्टनर को किस रेशियो से जो है उसको प्रॉफिट मिलेगा। सपोज 1000 प्रॉफिट हुआ, ए और बी जो है पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं,
बोला कि 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो गया कि 2:1 के रेशियो में। तो देखिए ये जो ए है इसको 1000 का 2/3 मिलेगा और बी को 1000 का 1/3 मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे अप्रॉक्स ए को ज़्यादा मिलेगा और बी को कम मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2000/3 और यहाँ 1000/3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 समथिंग आएगा और यहाँ पे 300 समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ 600 समथिंग आएगा, यहाँ 300 समथिंग आएगा। तो 2:1 के रेशियो में हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। वो क्लियरली मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में कि आपको किस रेशियो में जो है अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना है। सैलरी मेंशन होगा कि अगर आपके पार्टनरशिप में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको कितना कितना सैलरी देना है। कमीशन अगर देना है या पार्टनर्स को सैलरी देना है तो पार्टनर्स का भी सैलरी मेंशन होगा। पार्टनर्स को कमीशन देना है किसी चीज़ पे तो कमीशन मेंशन होगा। उसके बाद कैसे एडमिशन होगा, पार्टनर का कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है पार्टनरशिप में तो उसका एडमिशन कैसे होगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। उसका रिटायरमेंट कैसे होगा, वो आपको पार्टनरशिप अचानक ख़त्म करना पड़ रहा है, डिसोल्यूशन उसका कैसे होगा, मन किया ख़त्म करने का कि अब हमको ये नहीं चलाना है, अब इन लोगों के साथ हमको काम नहीं करना है, तो उसका डिसोल्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा, ये सब उस एग्रीमेंट पे मेंशन होगा। और वो एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप अगर आप शुरू करते हैं तो आपको एग्रीमेंट के थ्रू चलना होगा। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं फॉर्मेशन, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, नो फॉर्मेलिटी, इसलिए क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ना ओरल भी आप कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। ओरली आप बोल के भी आपस में एग्री कर सकते हैं कि देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा ये होगा, आप बोल कर आपस में समझौता कर लिए। अगर रिटर्न आप करना चाहते हैं ऑन द पेपर तो डीड बनवाइए और ऑन द पेपर सब कुछ रखिए ताकि आप कोर्ट में साबित कर सके आगे चल के कोई डिस्प्यूट हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो। ठीक है, तो पार्टनरशिप में वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ये रिटर्न ही करना है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, इसीलिए नो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। सेकेंड, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड है आउटसाइड डेप्ट के लिए। क्या के लिए, फॉर आउटसाइड डेप्ट। आउटसाइड डेप्ट क्या होता है, जो आपने बाहर से पैसा लिया है, बैंक से लिया है, क्रेडिटर से लिया है, तो आपकी लाइबिलिटी जो है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। आपको किसी भी तरह पैसा चुकाना है, भले ही पार्टनरशिप में आपका जितना शेयर है उसको देने के बाद भी कुछ आपका जो आपने लोन लिया है या फिर आप कर्ज में हैं वो बच जाता है तो उसको आपको पे करना है। अपना पर्सनल एसेट ही आपको क्यों नहीं बेचना पड़े, लेकिन आपको पे करना होगा, तो वो घर तक बात चली जाती है। इसीलिए लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है सारे पार्टनर्स की। रिस्क बियरिंग शेयर्ड है, क्योंकि सारे पार्टनर्स हैं इन्वॉल्व, प्रॉफिट जो शेयर कर रहे हैं सारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो रिस्क भी सारे पार्टनर्स लेंगे, तो ऑल पार्टनर्स का रिस्क होगा, तो रिस्क भी शेयर हो जाता है कि ठीक है लॉस भी हुआ तो हम लोग सब लॉस को शेयर करेंगे, जैसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग भी कंसेंट से होता है, म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से। आपसी सहमति, किसी भी बात पे डिसीजन लेना हो तो क्या होगा, यहाँ पे सबको ही आपस में डिस्कस करेंगे सारे पार्टनर्स की, इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप सब अपना राय दीजिए और उस पे एक पॉइंट पे आके वो लोग जिस पॉइंट पे आके एग्री करते हैं वो डिसीजन लेंगे, तो सबका कंसेंट होता है, तो डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे शेयर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल हैंड में डिसीजन मेकिंग था, किसी से पूछना नहीं था, यहाँ पे सारे पार्टनर से पूछ कर फैसला लेना है, कोई भी फैसला आप ले रहे हो तो डिसीजन मेकिंग जो है वो शेयर्ड है। ओके, कंटिन्यूटी,
देखिए कंटिन्यूटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज पार्टनर का डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए पार्टनर को, वो अब आगे काम नहीं कर सकता है, सपोज वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए इंजरी के कारण, उसके बाद या फिर वो दिवालिया हो जाए, ठीक है, मतलब क्या हो जाए वो, या तो उसकी डेथ हो जाए, या वो इंजरी के वजह से फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंसी आप जानते होंगे, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना। देश का पैसा लेके लोग भाग जाते हैं देश से बाहर, क्यों? क्योंकि यहाँ उनको पुलिस जो है उनके लिए ऑर्डर निकाल देती है कि हमें इनको अरेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो दिवालिया घोषित है, उन्होंने देश से गद्दारी की है। तो अगर वो गद्दार साबित हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, फ्रॉड साबित हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, वो पार्टनरशिप में आगे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर डेथ हो गया किसी का, एक भी पार्टनर मर गया, वहीं पे पार्टनरशिप खत्म। एक भी पार्टनर को इंजरी हो गया, वो काम नहीं कर पाएगा, वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गया, वहीं पे पार्टनरशिप खत्म। एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वहीं पे पार्टनर खत्म, पार्टनरशिप खत्म। तो ये कंटिन्यूटी जो है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है, इसीलिए बोला गया है। ओके, लैक ऑफ कंट्रोल है, इस पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेथ भी हो जाएगा, इंजरी इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। सपोज ए, बी और सी पार्टनर्स थे, उनमें से ए का डेथ हो गया, तो वो पार्टनरशिप ही खत्म। अब अगर बी और सी को मन है कि हम दोनों पार्टनरशिप को आगे लेकर जाएं, तो ये पार्टनरशिप उनको लीगली ख़त्म करना होगा और फिर एक नए एग्रीमेंट में इंटर करके एक नया पार्टनरशिप फॉर्म करना होगा, जिसमें बी और सी पार्टनर्स होकर काम कर सकते हैं। पर वो जो पुरानी वाली पार्टनरशिप थी वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ओके, ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है पार्टनरशिप का, अकाउंटेंसी में आई थिंक क्लास 12th में है वो, जिसमें आपको रेशियो सब दिया रहेगा, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, सबका अकाउंटिंग सिखाया गया है, कैसे उसका अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। मिनिमम 2 होने चाहिए पार्टनरशिप में और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्यों बोला गया है, देखिए मैंने बताया था कि ए, बी और सी पार्टनर है। अगर ए सिर्फ काम किया है तो प्रॉफिट होगा तो बी और सी को भी मिलेगा, और लॉस भी होगा तो बी और सी को शेयर करना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, भले ही कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक भी काम कर रहा है तो वो सबके लिए काम कर रहा है, सबके बेसिस पे काम कर रहा है। कंसिडर किया जाएगा कि वो सारे लोग लायबल होंगे लॉस बियर करने के लिए और प्रॉफिट रिसीव करने के लिए। जैसे तीनों में प्रॉफिट बटेगा, लॉस भी होगा तो तीनों में लॉस बचेगा, बटेगा। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसको हम कह सकते हैं कि पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एक दूसरे का एजेंट भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। एक दूसरे के लिए काम भी करेगा तो एजेंट, और प्रिंसिपल भी है। एक दूसरे का बॉस भी है, एम्प्लॉय भी है, क्योंकि आप आपस में काम कर रहा है। एक भी काम करेगा तो सपोज एक भी काम करेगा तो वो सबके लिए करेगा। लॉस होगा सब लॉस शेयर करेगा, प्रॉफिट होगा सब प्रॉफिट शेयर करेगा। यही था म्यूचुअल एजेंसी। तो ये हमने बात की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो आई होप कि आपको फीचर्स पूरी तरह क्लियर होंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। और अब इसी में से हम निकालेंगे मेरिट्स, जैसे कि फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इजी है क्योंकि ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, ओरली भी कर सकते। तो ये आपको क्या लगता है, मेरिट है या डीमेरिट? मेरिट है। तो इसी में से इसी तरह हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी विल एक्सट्रैक्ट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर पेज, थर्ड पेज, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मोड फंड्स,
देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने क्या कहा था कि लिमिटेड फंड है, कैपिटल लिमिटेड है, एक ही आदमी पैसा लगा रहा है। एक आदमी कितना पैसा लगाएगा, एक आदमी के पास लिमिटेड पैसा होता है। पर यहाँ पे जो पैसा लगाने वाले लोग हैं एक से ज़्यादा हैं, जितने पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो यहाँ पे पैसा जो कैपिटल है, कंट्रीब्यूशन, वो सभी लोगों से आ रहा है, जितने सारे पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा फंड्स जनरेट होगा, ज़्यादा जनरेट होगा कैपिटल, जनरेट ज़्यादा होगा, मोर होगा ना। तो इसीलिए कहा गया मोर फंड्स एक मेरिट है पार्टनरशिप का। सेकेंड पॉइंट है ईज एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। हमने कहा कि ओरल भी कर सकते हैं एग्रीमेंट, तो ईजी है ओरल एग्रीमेंट और रिटन। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, इसीलिए इजी है फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एग्रीमेंट कर लेना है आपस में। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग एक तरह का मेरिट है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने कहा था कि मैनेजीरियल कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक इंसान एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, सब में अच्छा नहीं हो सकता। या तो फाइनेंस में अच्छा होगा, या मार्केटिंग में अच्छा होगा, या एडवर्टीजमेंट में अच्छा होगा। पर ज़्यादा लोग रहेंगे तो कोई हो सकता है फाइनेंस में अच्छा हो, कोई मार्केटिंग में अच्छा हो, कोई एडवर्टीजमेंट में अच्छा हो। तो सब अपने अपने राय देंगे, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जिस एरिया में जो स्पेशलाइज्ड है वो उस एरिया का नॉलेज देगा, ठीक है, उस एरिया के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। और जब पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो जो डिसीजन आएगा लास्ट में निकल के वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, क्योंकि वो सबके व्यू को मिला के बना है। वो लिमिटेड नहीं होगा, वो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में होगा, थोड़ा दूरदर्शी होगा, थोड़ा दूर तक लोग सोच पाएंगे, क्योंकि किसी का पॉइंट कुछ रहेगा, किसी का पॉइंट कुछ रहेगा, और जो जिस एरिया में स्पेशलाइज्ड है अपना एक स्पेशलाइज्ड थिंकिंग जो है सामने रखेगा। ओके, दैट्स वाई बैलेंस डिसीजन मेकिंग। शेयरिंग ऑफ रिस्क है, ये भी एक तरह का मेरिट है। देखिए रिस्क अगर सोलली बियर करना पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा सर पे बोझ हो जाता है, पर यहाँ रिस्क भी जो है, जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है मान रहे हैं, पर रिस्क भी तो बढ़ रहा है ना। रिस्क अगर है, लॉस होता है, तो वो सारे पार्टनर्स मिलकर बियर करेंगे, एक आदमी पे ही नहीं फूट जाएगा पहाड़ कि तुम्हें ही सारा लॉस बियर करना है। तो इसीलिए कहा गया है शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो ये चार मैंने मेरिट्स बताए। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि मैनेजीरियल एबिलिटी ब्रॉडर हो जाता है, तो वो एक मेरिट था कि डिसीजन मेकिंग अच्छा हुआ, लेकिन उसमें ये भी तो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। आप एक पॉइंट पे एग्री नहीं किए इनके सारे पार्टनर्स, और सबका व्यू अलग अलग हो गया। किसी एक प्रोजेक्ट पे डिसीज़न लेना हो और उस पर सब व्यू दे रहे हैं, कोई उस पर हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और कोई बोल रहा है नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे लड़ाई होने की संभावना है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये एक तरह का डिमेरिट है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फ्लिक्ट की आशंका नहीं थी, क्योंकि सारा डिसीजन तो एक ही इंसान ले रहा है, किससे लड़ेगा, किसी से नहीं। पर यहाँ लड़ाई हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए पॉइंट्स में थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं हो सकते हैं ना, थॉट प्रोसेस सबका अलग होता है, दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल एसेट पे बात आ जाती है। क्या पे बात आ जाती है, पर्सनल एसेट का सेल करना पड़ता है। तो जब घर तक बात पहुंच जाती है, इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो पार्टनर को नुकसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और लास्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी एक तरह का डीमेरिट है कि डेथ पे, इंजरी पे, इंसॉल्वेंसी पे कुछ भी हो जाए अगर एक भी पार्टनर को, तो वहीं पे पार्टनरशिप खत्म। तो ये क्या है, एक तरह का डीमेरिट है। तो ये था मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्टनरशिप का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप होते कितने तरह के हैं। तो चलिए पहले नेक्स्ट पेज पे हम ले चलते हैं आपको। ओके, सो पार्टनरशिप जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है। एक पहले दो बेसिस पे बाइफरकेट किया गया है, एक ड्यूरेशन के बेसिस पे मतलब टाइम के बेसिस पे, और एक लाइबिलिटी के बेसिस पे, ऑब्लिगेशन टू पे के बेसिस पे, ठीक है। एक क्या है, टाइम के बेसिस पे, और एक ऑब्लिगेशन टू पे के बेसिस पे। तो जब हम बात करते हैं कि वो पार्टनरशिप जो टाइम पे बेस्ड होता है वो दो तरह का होता है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, यहाँ टाइम की हम लोग बात करेंगे, ये दोनों में हम लोग क्या की बात करेंगे, टाइम की। तो पार्टनरशिप विल में कभी भी आप बिजनेस क्लोज कर सकते हैं, कभी भी क्लोज, ठीक है, आप कर सकते हैं बिजनेस अपना, अपने मन पे है, आपके अपने मन पे, कि जब मन किया पार्टनरशिप शुरुआत कर दिया, बीच में 1 साल बाद मन किया कि अब हमें अपने पार्टनरशिप को ख़त्म करना है। अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है तो विल के हिसाब से आप कभी भी अपने मन से अपने पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं। पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एक एम के लिए होता है। किस चीज़ के लिए, एक एम के लिए, कि यहाँ ये चीज़ हमको अचीव करना है, कुछ एम है। एम क्या हो सकता है बिजनेस का, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब तक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, जब तक वो पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर एम, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होगा। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए, एक पर्टिकुलर एम के लिए शुरू किए हैं, और जब तक उस मकसद को हम नहीं पालेंगे तब तक पार्टनरशिप क्लोज नहीं होगा। ओके, तो ये टाइम पीरियड पे था, एक विल के हिसाब से कभी भी बंद कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए हमने शुरू किया है, जब वो अचीव हो जाएगा तभी हम उसे बंद कर सकते हैं उस पार्टनरशिप को। ओके, अब सेकंड है किस बेसिस पे, लाइबिलिटी, पेइंग। एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक जनरल पार्टनरशिप होता है। देखिए मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। हाँ, अनलिमिटेड होता है, पर अगर आप अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर देते हैं कि आपको लिमिटेड लाइबिलिटी रखना है, तो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है। तब सारे पार्टनर्स को उतना ही तक पे करना पड़ेगा जितना उनका बिजनेस से इनकम आ रहा है, और बिजनेस में जितना उनका एसेट है उसी को बेचकर उतना ही तक लाइबिलिटी पे करना होगा। लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कम से कम एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड। एक पार्टनर है या एक से ज़्यादा पार्टनर है, सपोज तो 3 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स अपना लाइबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं, पर कम से कम एक पार्टनर को अपना लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखना होगा। और अगर आपको अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी अपने पार्टनरशिप में लागू करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर करना होगा। ओके, सो ये था लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। लेकिन अगर आप लिमिटेड रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, एग्रीमेंट में स्पेसिफाई, और दूसरा कम से कम एक पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखना होगा। तो ये था लिमिटेड लाइबिलिटी और जनरल पार्टनरशिप, जब हम इसके एक बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं पार्टनरशिप को। आई होप सो दोनों आपको क्लियर होंगे। तो अब हम
इस पार्टनरशिप के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जान लिए कि पार्टनरशिप होता कितने तरह का है, उसका फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। लेकिन अब टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने तरह के होते हैं, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग एक सिंपली, मैं आपको लंबा चौड़ा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देने जा रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। तो मैं आपको टेबल के हिसाब से समझाऊंगी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जागरूक है, उसको सब कुछ पता चल रहा है कि डेली हम मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्टिव पार्टनर। तो क्या एक्टिव पार्टनर वह है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव है, कैपिटल कंट्रीब्यूट उसको करना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव है मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हाँ ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। क्या प्रॉफिट लॉस बियर करेगा, हाँ, और क्या लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, हाँ, तो ये चारों पॉइंट्स इसमें एक होंगे। एक्टिव मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, डेली एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन, ओके। एक्टिव का उल्टा है स्लीपिंग, जो डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, जो डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो वो स्लीपिंग, मतलब वो पार्टनर है पर वो सोया हुआ पार्टनर है। कैसा पार्टनर है, सोया हुआ पार्टनर है। पर क्या स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ, वो एक्टिवली भले ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो लेकिन कैपिटल तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट वो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा होता तो वो एक्टिव होता और उसको हम एक्टिव में लेते हैं। स्लीपिंग है इसीलिए वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस बियर करेगा, हाँ, मैंने कहा था भले ही एक इंसान क्यों नहीं आप काम कर रहा हो पार्टनरशिप में, पर प्रॉफिट या लॉस होगा तो सारे पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये भी लाइबिलिटी, हाँ, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कैसी होगी, अनलिमिटेड, इसमें भी अनलिमिटेड, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, देखिए ऐसा कोई पार्टनर जो काम सब कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, पर वो जनरल पब्लिक के सामने नहीं आना चाह रहा है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा है, वो जनरल पब्लिक से छुपा हुआ है, मतलब जनरल पब्लिक के नज़र में वो पार्टनर नहीं है, पर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो पार्टनर है, पर लोगों के सामने नहीं है। तो सीक्रेट पार्टनर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, हाँ करता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, हाँ करता है। प्रॉफिट एंड लॉस बियर करता है, हाँ करता है। और क्या लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होती है, हाँ अनलिमिटेड होती है और उसको शेयर करना पड़ता है, ओके। नाउ वी कम टू नॉमिनल पार्टनर। देखिए नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बिजनेस में, वो एक्चुअली में पार्टनर्स होते ही नहीं है किसी पार्टनरशिप फर्म के, पर वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पार्टनर है, मतलब दुनिया को लगता है कि वो पार्टनर है क्योंकि उनका सपोज उनका बहुत नाम है हमारे आसपास सोसाइटी में, गुडविल उनका अच्छा है। सपोज अमिताभ बच्चन वो किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट वो कर रहे हैं किसी सपोज पार्टनरशिप का कर रहे हैं सपोज, तो वो उसमें हो सकते हैं क्या, सीक्रेट पार्टनर हो सकते हैं कि वो लोगों के सामने एज अ पार्टनर दिख रहे हैं, दिख रहा है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। यहाँ पे स्लीपिंग क्या था, लोगों के सामने नहीं दिख रहा था। सीक्रेट क्या था,
सीक्रेट में लोगों के सामने नहीं दिख रहा था पर एक्चुअल में पार्टनर था, नॉमिनल में लोगों के सामने दिख रहा है पर एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस भी नहीं होगा, लेकिन लाइबिलिटी उसको बियर करना पड़ेगा। क्यों लाइबिलिटी बियर करना पड़ेगा? क्योंकि आप जनता के सामने अपना नाम, उस कंपनी को, उस पार्टनरशिप फर्म को आप अपना नाम यूज़ करने दे रहे हैं, तो मतलब जनता के सामने तो आप एक तरह से पार्टनर हैं। तो अगर कंपनी चला जाता है, दिवालिया हो जाता है या उसको डूब जाती है, तो आपको भी लाइबिलिटी बियर करना पड़ेगा और आपका भी लाइबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। अब हम चलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल पे। अब पार्टनर बाय एस्टॉपल भी नॉमिनल के ही तरह है, ठीक है, जो दिखाता है कि हम पार्टनर हैं पर एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। सपोज पार्टनरशिप का मैनेजर, वो पार्टनरशिप में कोई भी मीटिंग हो रही है उसमें जाके बैठ जा रहा है, हर मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा जो और मीटिंग में आए हुए हैं कि वो भी पार्टनर है, तभी तो हक से आकर बैठ रहा है। तो वो लोगों के सामने क्या प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, पर एक्चुअल में वो नहीं है। तो जहाँ पे प्रिटेंड करेगा वो क्या होगा? पार्टनर बाय एस्टॉपल। उसका भी सेम होगा नॉमिनल की तरह, नो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, प्रॉफिट लॉस और लाइबिलिटी, लेकिन उसको अनलिमिटेड बियर करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, आई एम सॉरी, क्लीन, अंडू, इरेजर, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके दिखा रहा है, ओके, पर लाइबिलिटी उसको पूरा बियर करना होगा। पार्टनर होल्डिंग आउट क्या होता है? देखिए, ऐसा पार्टनर जो दिखा रहा है कि हाँ हम पार्टनर हैं इस पार्टनरशिप फर्म के, पर लास्ट मोमेंट पे प्रॉफिट या लॉस होने से पहले वो विड्रॉ कर लेता है, वो स्पेसिफाई कर देता है पब्लिक में कि नहीं, आपको लग रहा था कि हम पार्टनर हैं पर हम पार्टनर नहीं हैं। वो लास्ट मोमेंट पे अगर विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनर होल्डिंग आउट, कि वो लास्ट मोमेंट पे होल्ड आउट कर लिया, प्रॉफिट या लॉस होने से पहले ही होल्ड आउट कर लिया। तो वो तो पार्टनर था नहीं, बस कंफ्यूजन था जनता को कि पार्टनर है, पर वो कंफ्यूजन वो दूर कर दिया ना, क्लियर करके दूर कर दिया। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, मैनेजमेंट पे भी पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन लाइबिलिटी क्या होगा? बियर करना पड़ेगा, इसको भी बियर क्या करना पड़ेगा लाइबिलिटी, भले ही आप लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं। ये तीनों आप नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स होल्डिंग आउट में, लेकिन आपका भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, क्योंकि उतने दिन तक लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, उनको क्यों आप प्रिटेंड कर रहे थे कि आप हैं पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म के। तो ये 6 टाइप का पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं जिनका डेफिनेशन आपको बुक से पढ़ना है, बुक से आपको नोट्स बनाने हैं, और मेरे तरफ से भी जो ऑफलाइन है उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक था पार्टनरशिप का, इस चैप्टर का पार्ट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमने पूरा पार्टनरशिप कवर किया। पहले क्या? उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसका मेरिट, उसका डीमेरिट, और क्या? पार्टनरशिप का टाइप्स और पार्टनर्स का टाइप्स। ये 6 चीज़ हमने कवर किया, 6 टॉपिक। इन 6 को आपको देखना है, समझना है, और सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे मूव करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 11-12 के या 9-10th में भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो जानकारी के लिए शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।